लास्ट क्लास में मैंने कोलिजन सिखाया था और एससी वर्मा से होमवर्क दिया था। कुछ पूछना है उसमें से तो बताइए। हाँ सर, पहले से कुछ हाँ सर, है स्टार्टिंग से बाकी। हाँ, तो थोड़ा उसके डाउट कर लेते हैं क्योंकि एक लेक्चर में अब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सर। नंबर बोलते चलिए। बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो। सर 10th 19 का 27। सर क्वेश्चन 19, 21, 22। 27 सुना मैंने, और किसी ने 21, 22 भी बोला बीच में। हाँ सर। 21 सर 24। 22 नहीं है, 22 भी है। हाँ सर 22 भी है। 33। 24 भी है। सर 18। 33 भी है। 18 भी है। 38। 38 भी है। सर 29 भी। 29 भी है। सर 44 और 46। कौन सा 44 और 46। 44 और 46 भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ये तो सिंधी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यही वाला था बेटा। तो देखो, इसमें है कि ये आइस क्यूब मेल्ट होता है और ग्रेविटी फ्री हॉल है ना। हाँ सर। तो ग्रेविटी फ्री अगर हॉल है तो आइस मेल्ट होने के बाद वो नीचे नहीं आएगा। जैसा आइस का स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा, फर्क सिर्फ इतना है, पहले आइस था अब वाटर है। हाँ सर। है ना। तो आइस के शेप साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हॉल ग्रेविटी फ्री है। हाँ या ना। हाँ सर। तो शेप साइज में कोई चेंज होगा नहीं, मास में कोई चेंज होगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास क्यों चेंज होगा। ये बात समझ में आई। हाँ सर, समझा। हाँ, ग्रेविटी होता तो फिर ये पानी नीचे ट्रे में आ जाता। कोई दिक्कत किसी को। नहीं सर। अच्छा, तो 10th इज डन। 10th के बाद नंबर में 18, 19। 18 देखें। हम्म
18th यही क्वेश्चन है। यही था बेटा 18th जिसने पूछा था। A neutron initially at rest decay into a proton and an electron and antineutrino. The ejected electron has momentum this much, antineutrino this much. Find the recoil speed of proton. Question A में है, if electron and antineutrino are ejected along same direction. तो देखो तो ये है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन टूटने के बाद एक एंटी न्यूट्रिनो बना, वो इधर जा रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रिनो। हाँ, एंटी न्यूट्रिनो इधर गया और इलेक्ट्रॉन इधर गया, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। बोलो। हाँ सर। तो प्रोटॉन की स्पीड पूछ रहा है। हाँ सर। अच्छा, तो पहले रेस्ट पर था न्यूट्रॉन, मतलब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। यस सर। मतलब मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। यस सर। So momentum of proton is equal to minus of momentum of antineutrino plus momentum of electron। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों सेम डायरेक्शन में गया है ना। तो माइनस ऑफ 1.4 10⁻⁻26 प्लस 6.4 into 10⁻⁻27 होगा ऐसा। हाँ सर। प्रोटॉन को हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं। यस सर। तो यहां से मुझे वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ -26 है, तो इसको -27 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 और 6 20, तो 20.4 into 10⁻⁻27 upon mass of proton, that is 1.67 into 10⁻⁻27 with minus sign this much meter per second। हाँ सर। तो ये हो गया -20/4 अपॉन 1.67, कितना होगा? कितना? 12.2। 12.2। तो 12.2 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये बताता है कि पीछे जाएगा। तो जो पूछा है रिक्वायर्ड स्पीड, ए पार्ट हो गया। बी में इफ दे आर इजेक्टेड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ है तो सेम स्टोरी। मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, इसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो वेक्टर
प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वेक्टर। तो ये दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, हाँ सर। momentum of antineutrino is perpendicular to momentum of electron। तो मैं ऐसा कह सकता हूं momentum of proton का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट मोमेंटम ऑफ एंटीन्यूट्रिनो का स्क्वायर प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। Yes, sir. So mass of proton into velocity of proton is equal to under root 1.4 10 raised to minus 26 का स्क्वायर प्लस 6.4 10 raised to minus 27 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। Yes sir। So same story 10 raised to minus 27 बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 6.4 स्क्वायर इंटू 10 रेज टू माइनस 27 होगा, और इस साइड हो जाएगा 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 इंटू स्पीड ऑफ प्रोटॉन। होगा ऐसा? हाँ सर। तो यहां से मुझे मिल गया स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 6.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.67, जो कुछ भी आएगा ये आंसर होगा। है ना? यस सर। हाँ, इसको कॉपी कर लीजिए, फाइनली देखिए आंसर मैच किया या नहीं। ये था 18th के बाद है 19th। आप लोग इसको कॉपी करो, तब तक मैं 19th क्वेश्चन कॉपी करूँ पीछे से। हाँ सर मैच हुआ है।
हो गया, आगे बढ़े। हो गया सर। सर 1 ही मिनट लगा। हो गया। 19 देखो, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है बट ऐसा कुछ है नहीं, मैंने डायग्राम अलग से कॉपी कर लिया है, मैक्सिमम काम आपका डायग्राम से ही हो जाएगा। पढ़ चुके हो तुम लोग इसको, क्वेश्चन को? हाँ सर। इसमें कहानी कुछ ऐसा है कि एक आदमी h हाइट से ड्रॉप होता है, तो जब वो यहाँ पर पहुंचता है, जब वो यहाँ पर पहुंचता है तो इस मोमेंट पर रियलाइज करता है कि नीचे तो हार्ड ग्राउंड है, ठीक है, तो हार्ड ग्राउंड पर गिरेगा तो सर आवाज नहीं आ सर रहा। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। उसको चोट लगेगी, तो वो सोचता सर है आवाज किसी भी नहीं आ तरह रही। सर अगर आवाज नहीं आ रही थी। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। हाँ, हाँ मैंने कहा कि जब ये यहाँ पर पहुंचता है तो रियलाइज करता है कि नीचे हार्ड ग्राउंड है, यहाँ पर गिरेगा तो उसको चोट लगेगी, तो वो सोचता है कि मैं पानी में गिर जाऊं तो मेरा काम चलेगा। तो वो क्या करता है, उसके पास जो सूटकेस है उसको वो इधर फेंक देता है, उसको इधर फेंक देता है, मान लो वेलोसिटी से। तो आदमी का मास m है और इस बैग का मास स्मॉल m है, तो इसको स्मॉल m इंटू यू वी जो भी नाम देना है, u वेलोसिटी से इधर फेंक दिया, तो x में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो x में 0 था, तो फाइनली 0 रखने के लिए इसको इधर की ओर वेलोसिटी मिल जाएगी mu अपॉन कैपिटल M, हाँ या ना? पक्का? हाँ सर। और सोच के देखो y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है, और इस लेवल पे कहीं भी पहुंचे पानी में या कहीं भी, तो ये टाइम क्या होगा, √2h/g, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। और जब यहाँ पर होगा उस समय टाइम क्या होगा, √2h - h/g यस। होगा। तो अगर ये यहाँ पर गिरता है, इसका मतलब है कि इन दोनों टाइम डिफरेंस में इसका x में डिस्प्लेसमेंट या रेंज बोल दो, वो इस x से ज्यादा होना चाहिए,
Yes. सो कैपिटल V इंटू डेल्टा टी, मतलब इस पॉइंट से नीचे आने में जितना टाइम लगा, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू x होना चाहिए, तभी पानी में गिरेगा। होगा। तो कैपिटल V है आपका स्मॉल mu अपॉन कैपिटल M, डेल्टा टी है आपका अंडर रूट 2h/g माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स h minus h/g. This should be greater equal to x. So mu should be greater equal to capital Mx upon under root 2h/g minus under root 2 h minus h/g. तो यहां से मुझे मिल गया कि u शुड बी ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m. इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं मैं। अंडर रूट g/2, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट h माइनस अंडर रूट h माइनस h. तो u शुड बी ग्रेटर इक्वल टू, मतलब यही u मिनिमम हो गया जो पूछा है, हाँ या ना? हाँ सर। ये आंसर होगा। हो सकता है इसको रैशनलाइज करके आंसर दिया हो, मैंने देखा नहीं। तो अगर रैशनलाइज करके देखोगे इसको, तो ऊपर नीचे अंडर रूट h प्लस अंडर रूट h माइनस h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो रैशनलाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है, इसके लिए मुझे नहीं पता आंसर में क्या है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कैपिटल Mx अपॉन स्मॉल m, नीचे h बचेगा, अंडर रूट g/2 रूट h प्लस अंडर रूट कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये कुछ आंसर होगा। आया समझ में कुछ? कॉपी कर लीजिए और आंसर मैच करके देखिए। सर हम्म। और एक बार बता सकते हो v mu/m कैसे आया? अच्छा, अगर जो बैग है उसको u वेलोसिटी से लेफ्ट में फेंका, हाँ तो लेफ्ट में मोमेंटम mu, तो राइट में भी मोमेंटम mu ही होना चाहिए, तभी तो x में मोमेंटम 0 रहेगा, क्योंकि x में तो कोई अच्छा, हाँ सर, मोमेंटम था समझा नहीं बैग फेंकने से पहले। हाँ सर, समझा। समझ आया? हाँ सर। अच्छा, बी पार्ट में पूछा है कि अगर ये हार्ड ग्राउंड पर गिरने से जस्ट बचता है तो बैग कहां पर गिरेगा? तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यही होना चाहिए। बैग नहीं फेंकता तब जहां पर गिरता, सेंटर ऑफ मास अब भी वहीं पर गिरेगा। हाँ सर। हाँ सर। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अब कहानी कुछ ऐसी हो गई कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है, आदमी कैपिटल M गिरा x डिस्टेंस इधर, और बैग स्मॉल m ये गिरा मान सर आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कॉपी कर लीजिए। नाइनटीन के बाद कौन सा था? सर 21, 22। हाँ बोल बेटा। सर वो सेकंड पार्ट वापस एक्सप्लेन कीजिए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि बैग के फेंकने से कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जहां होना चाहिए था वहीं होगा। Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली वर्टिकली बिलो होगा। आदमी अगर एक्स डिस्टेंस राइट में गिरा है तो बैग आर डिस्टेंस लेफ्ट में कितना जाएगा कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वही रहे। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर, कॉपी कर समझा। लीजिए इसको। सर बोलो। सर वो बी डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वो वाला स्टेटमेंट नहीं समझा सर, आपको डायग्राम से क्वेश्चन दिखा। पढ़ा है कि नहीं? नहीं सर, वो डायग्राम ही देखा सर। तो बस क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो नहीं समझेगा। अगर क्वेश्चन तो पढ़ो, पता तो चले कि क्या करना है। ऐसे ही सॉल्यूशन देख के पहली बार घर में अटेम्प्ट किए हो, क्वेश्चन याद है तभी आगे समझ पाओगे ना। लिख लिए, आगे बढ़ो क्या? हाँ सर, सर एक ही मिनट। हो गया सबका? सर एक ठीक है ठीक है, देखो।
आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट कौन सा था? 21, 22। लिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। अब कह रहा है फोटोन का मोमेंटम h बाई लैम्डा है। एक लाइट बीम जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, थीटा एंगल पर इंसिडेंट होता है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन जब रिफ्लेक्ट होगा मिरर से। कॉमन सेंस है। मिरर से कोई भी चीज रिफ्लेक्ट होता है, तो स्कूल में पढ़े होगे, लाइट का रिफ्लेक्शन इक्वल एंगल पर होता है। हाँ सर। तो ये हो गया मेरा इनकमिंग मोमेंटम और ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड मोमेंटम, है ना? यस सर। थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा, तो ये भी थीटा। सो इनिशियल मोमेंटम को मैं लिखूंगा h बाई लैम्डा साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, लिखूंगा ऐसा। हाँ सर। हाँ और फाइनल मोमेंटम को लिखूंगा h बाई लैम्डा साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल होगा, दैट इज 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। है आंसर? हाँ इसमें तो कुछ भी नहीं था पूछने लायक। नेक्स्ट 22। A block at rest explodes in 3 equal parts. 2 parts start moving xy at respectively equal at speed 10. Find the initial velocity of third part. अच्छा, तो एक का मास m, दूसरे का मास भी m। ये इधर जाने लगा 10 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर जाने लगा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इन दोनों का और तीसरा पार्ट किधर जाएगा, यही पूछा है। तो तीसरा पार्ट का मास m है, ये मान लो v वेलोसिटी से जाने लगा कहीं, तो ठीक है। तो इनिशियली अगर रेस्ट पर था तो तीनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। हाँ सर। सो m इंटू वी वेक्टर प्लस 10m आई कैप वेक्टर प्लस 10m जे कैप वेक्टर, ये सम 0 होगा। सर। मतलब v इज इक्वल टू -10 कॉमन आई कैप प्लस जे कैप, ऐसा होगा। सो v का मैग्नीट्यूड 10√2 मीटर पर सेकेंड होगा। यस सर। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए 21, 22। इसके बाद कौन सा एक बार देखो।
24, 27. So next is 24. ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, मैं तब तक 24 क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। आगे बढ़ूं, हो गया? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट 24. During heavy rain, hailstones of average size 1 centimeter in diameter fall with average speed 10 meters per second. Suppose 2000 hailstones strike every square meter of a 10 into 10 meter roof perpendicularly in 1 second and assume that hailstones do not rebound. Calculate the average force exerted by falling hailstone on the roof. Density दिया हुआ है, तो ठीक है। देखो इधर फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हाँ सर। तो एक हेलस्टोन का इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है, जो भी 20 मीटर पर सेकेंड, और रिबाउंड नहीं करता है, मतलब जीरो हो जाता है। यस सर। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ number of hailstone per second, I mean number of hailstone, mass of one hailstone into velocity of one hailstone, यही होगा। है ना? एक हेलस्टोन का चेंज इन मोमेंटम m इंटू वी होगा। हाँ सर, समझा। एक हेलस्टोन का मोमेंटम m इंटू वी, तो n नंबर ऑफ हेलस्टोन का n इंटू m इंटू वी, तो m कांस्टेंट, v कांस्टेंट, dn बाई dt। तो ये dn बाई dt का जो टर्म है, इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? नंबर ऑफ हेलस्टोन फॉलिंग पर सेकेंड, यही मतलब हुआ इसका। हाँ सर। अच्छा, तो एरिया है 10 इंटू 10 और डेंसिटी है 9000 और एक हेलस्टोन का एवरेज साइज है 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर, है ना? तो इस 10 इंटू 10 मीटर के रेडियस में, आई मीन 100 मीटर स्क्वायर में कितना हेलस्टोन गिरेगा? 2000। समझ आया मैं क्या पूछ रहा हूँ?
2000 तो एवरी स्क्वायर मीटर है, 2000 into 10. तो एवरी स्क्वायर मीटर में 2000 है और यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर है। हाँ सर समझा। 2000. ये एरिया मेरा 100 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर स्क्वायर में 2000 हेल स्टोन है यस हाँ सर 2000 into. पर सेकेंड। तो मेरा dn/dt होगा 2000 into 100, that is 2 into 10 raised to 5 होगा। हाँ सर। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मास, मास के लिए लगेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये मास हो गया, इंटू वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इंटू dn/dt, दैट इज 2 into 10 raised to 5, डेंसिटी 900 इंटू 4/3 इंटू पाई, साइज है 1 सेंटीमीटर, डायामीटर मतलब रेडियस 0.5 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर। सो 0.5 इंटू 10 raised to -2 मीटर हो गया, इसका होल क्यूब इंटू 20 इंटू 2 इंटू 10 raised to 5। ठीक है, हाँ सर। तो ये हो गया कैलकुलेशन में 900 इंटू 4/3 पाई, इसको मैं लिख दूंगा 125 इंटू 10 raised to -9 इंटू 40 इंटू 10 raised to 5, है ना। तो 5 6 6 और 2 8 और इसको 12.5 कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा, समझ रहे हो। 3 3 जा 9, तो ये हो गया 12 पाई इंटू 12.5 इंटू 4, ऐसा होगा। हाँ सर। 12.5 इंटू 4 50 हो जाएगा, 50 इंटू 12 तो 600 पाई, सो 600 इंटू 3.14, ऐसा कुछ, दैट इज 314 इंटू 6 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। कुछ ऐसा आंसर होगा, देखो तो। तो 1900। हाँ हाँ, वो मैंने मोटा मोटा किया, कौन उतना करेगा। ठीक है। हाँ सर।
हो गया सर। हो गया, लिख लिए, हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, 27th है। देखो, a gun is mounted on railroad car. The mass of car, the gun, the cell operator सब मिला के 50 m, where m is mass of one cell. If the velocity of cell with respect to gun in its state before firing is 2 meters per second, what is the required speed of car after second shot? तो देखो, लिखा है if the velocity of cell with respect to gun in the state before firing is 200 meter. तो बिफोर फायरिंग 200 मीटर है, मतलब ये स्मॉल m इधर 200 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये कार इधर, अब इधर बच कितना गया, 49 m बच गया, है ना। हाँ सर। तो कॉमन सेंस से देखो, 200 m अपॉन 49 m, इससे इधर जाएगा इस वेलोसिटी से, सोच के बताओ, तभी तो मोमेंटम जीरो होगा ना। यस सर। पक्का। हाँ सर। हाँ। अच्छा, तो तो अब जब दूसरा शॉट फायर होगा, तो दूसरे शॉट की कहानी ऐसी रहेगी कि पूरा सिस्टम इस स्पीड से, कौन सा स्पीड से, तो 200 अपॉन 49 से इधर जा रहा है, और तो इसके लिए मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम, तो माइनस ऑफ 200 अपॉन 49 इंटू 49 mi कैप, ऐसा लिखूंगा।
बोलो बेटा, फायरिंग से पहले का मोमेंटम ऐसा लिखूंगा, हाँ सर। हाँ फायरिंग के बाद का मोमेंटम। तो इसकी वेलोसिटी मान लो v हो गई पीछे की ओर, तो माइनस v, मास कितना बचा 48 m आई कैप प्लस, अब ये जो बुलेट निकला m मास का, ये इधर कितने स्पीड से निकलेगा, तो इसकी स्पीड 200/49 के रेस्पेक्ट में 200 है ना, इन इट्स स्टेट बिफोर फायरिंग। हाँ सर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना होगा, -200 200/49 ऐसा होगा। हाँ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ या ना, तभी हाँ तो सर, विथ समझा। रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, पक्का। तो प्लस m इंटू 200 - 200/49 आई कैप, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर, समझा। अब मोमेंटम कंजर्व कर लो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल वन, तो कर लीजिए। तो ये हो गया -200m इज इक्वल टू -48mv प्लस 200m -200m/49 ऐसा होगा। यस सर। तो मुझे ये v चाहिए, तो इस सबको इधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए, तो ये हो गया 48mv इज इक्वल टू 400m -200m/49, यही मतलब हुआ। यस सर। इस m को हटा दीजिए सब में से, तो v मुझे मिल गया 400/48 माइनस 200/49, है ना। तो इसमें से 200 कॉमन हो जाएगा, सो 2/48 माइनस 1/49 ऐसा कुछ। नहीं सर, तो कुछ 49 इंटू 48 आएगा ना क्या बोल रहे बेटा। सर? जो 48 है वो दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा ना? हाँ माई मिस्टेक इंटू 48 यहाँ पर होगा, तो ऐसा कर देते हैं ना। तो यहाँ पर मैं 200/48 कॉमन ले लेता हूँ, हाँ सर। ऐसा। तो ये कितना हो गया देख लो, 200 इंटू 49 इंटू 2 98। 98 98 माइनस 1 97 अपॉन 48 इंटू 49, ऐसा कुछ आंसर होगा मीटर पर सेकेंड में। आया समझ में। हाँ सर, समझा। कॉपी कर लीजिए समझ के। एक मिनट देख लो 27 के बाद नेक्स्ट कौन सा है, तो 27 हो गया 29। आप लोग उसको कॉपी कीजिए, मैं 29 पे सर 8.2 आ रहा है 8.2 जो भी है
कौन सा नेक्स्ट था? 29 था ना शायद। हाँ सर। ठीक है। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट। Find the speed of bigger block when a smaller block reaches a point A on the surface. ठीक है। तो जब ये पॉइंट ए पर पहुंचेगा ये, उस समय इसके पास कुछ वेलोसिटी इधर होगा वी वाई स्मॉल एम के पास, और पूरा का पूरा सिस्टम कुछ वी एक्स वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा। हाँ सर। है ना? बोलिए। हाँ सर। Yes. हाँ सर। So applying law of conservation of linear momentum along horizontal, so small m into v is equal to small m plus capital M into vx, ऐसा होगा। तो vx हो गया स्मॉल m into v अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। यही आंसर होगा, इसमें क्या है? मुझे लगा स्मॉल m का ढूंढना है तो कुछ और करते, इसका तो यही आंसर होगा शायद। देखो तो, हाँ सर यही है। हाँ, स्मॉल m का ढूंढना होता तो वी वाई भी निकालते। वी वाई निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाना पड़ता है, एक और इक्वेशन। इसका तो इतना ही होगा। अच्छा,
तो 29 लिख लो, 29 के बाद कौन सा है देखो, 29 हो गया। अगर 33, 38, 44, 46, so next one is 33. देखो, देख के डर गया तुम लोग, एकदम चिंदी क्वेश्चन है ये, एकदम सुपर बकवास क्वेश्चन है। Consider a head-on collision between two particles M1 and M2. The initial speed of particles are u1, u2 in the same direction. तो इनिशियल मोमेंटम, इसको मैं लिखूंगा m1 u1 प्लस m2 u2, सब सेम डायरेक्शन में है। हाँ सर। वेक्टर इक्वेशन लिखूं या स्केलर इक्वेशन लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्यूरिंग द कोलिजन द स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल ढूंढना है। तो ये इतना बड़ा बड़ा सिंबल दिया है, उससे डर गए तुम लोग, मान लो इसको v1 कहते हैं। तो फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहां से मुझे मिल गया v2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, u2 m2 से डिवाइड कर दिया प्लस m1 अपॉन m2 इंटू u1 माइनस v1, ऐसा होगा। होगा हाँ सर। तो v1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ऐसा कुछ, तो u2 माइनस कुछ कर लो ऐसा, तो t अपॉन डेल्टा t v1 माइनस u1 इंटू m1 अपॉन m2, यही आंसर होगा शायद। लिख लो, एक बार चेक करके देखो।
हो गया सर। So 33 is done. Next is 38. सर आवाज नहीं आ सर आपका आवाज नहीं आ रहा। देखो 38th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन। सर सर Two friends A and B, each weighing 40 gram, are sitting on frictionless platform some distance d apart. A rolls a ball of mass 4 kg on the platform toward B. B catches and B again rolls back toward A. A catches. तो ये कहानी चल रहा है हाँ सर। और बॉल का फिक्स स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना? यस सर। तो देखो बॉल पहले किसने फेंकना स्टार्ट किया? ए ने। बॉल पहले ए ने फेंकना स्टार्ट किया, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो एक एक स्टेप बढ़ते हैं। तो ए है मेरा 40 kg का,
इसने 4 kg का 5 मीटर पर सेकेंड से इधर थ्रो किया, है ना? Yes, sir. तो ए को वापस वेलोसिटी मिलेगा पीछे की ओर, हाँ सर. कितना मिलेगा? तो मोमेंटम का 0 होना चाहिए, तो 5 4 जा 20, तो ये हाँ. 0.5 मीटर पर सेकेंड होगा। हाँ सर, 0. हाँ सर। तो ए का आंसर हो गया। है ना? Yes, sir. अच्छा, अब इस बॉल को बी कैच करेगा इधर, तो बी कैच करेगा, तो कैच करने के बाद बी और बॉल दोनों मिलाके पीछे जाने लगेगा। Yes, sir. तो उससे मुझे मतलब नहीं, मेरे से पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही कैचेज बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इस पर बाद में देखेंगे। अब इसका क्या हो रहा है कि ये इधर जा रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड से, बी जब बॉल फेंकेगा तो बॉल इधर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड से, हाँ सर. तो जब ये कैच कर लेगा तो दोनों साथ साथ कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे, है ना? हाँ सर, जाएगा. तो अभी कितना है? अभी है 40 इंटू 0.5 प्लस 5 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 44 इंटू वी, ऐसा होगा। हाँ सर, हो जाएगा. सो 40 इज इक्वल टू 44 वी, तो यहां से v की वैल्यू मिल गई 10/11, हाँ सर, 10/11. 10/11 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही कैचेज बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम हो गया। ये बी पार्ट का आंसर हुआ, हाँ सर. और इससे पहले ये 0.5 मीटर पर सेकेंड ए पार्ट का आंसर हुआ। सी पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ ए एंड बी आफ्टर बॉल हैज मेड 5 राउंड ट्रिप एंड इज हेल्ड बाय ए। तो अब क्या था, दिमाग लगाना है। दिमाग लगाना है मतलब कि देखो, एक बार बॉल फेंकने और एक बार बॉल कैच करने, इस पूरे प्रोसेस में 10/11 मीटर पर सेकेंड हो जाता है एक ही स्पीड। हाँ सर. तो ऐसा काम जब ये 5 बार करेगा तो यही 10/11 10/11 5 टाइम्स ऐड होता जाएगा, हाँ सर। हाँ सर, समझा. है ना? हाँ सर। समझ रहे हो पक्का? हाँ हाँ सर, समझा. तो सी में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर 5 राउंड ट्रिप ये हो जाएगा 10/11 प्लस 10/11 so on so forth 5 times, so 50/11 मीटर पर सेकेंड है आंसर। हाँ सर है। अच्छा, अभी रुको, अभी बी वाला पार्ट इसका आसान नहीं है। बी की कहानी देखो, बी जब पहली बार कैच करता है, ध्यान से देखना, बी जब बॉल को पहली बार कैच करेगा तो बी को वेलोसिटी कितनी मिलेगी? एक सेकंड
मैं कह रहा हूं कि पहली बार कैच करने के बाद आफ्टर फर्स्ट कैच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना आसान नहीं है। आफ्टर फर्स्ट कैच तो बॉल का हो गया मेरा 4x5 और ये बॉल को कैच कर लिया बी, तो बी और बॉल मिला के 44 हो गया, तो 44 इंटू वी हो गया। बोलो। सर हाँ, ये क्या सर। किया? तो v की वैल्यू हो गई 20/44, सर और एक बार समझो ना क्या किया? दैट इज 5/11 मीटर पर सेकेंड। सोचो खुद से। मैंने कहा बी रेस्ट पर था। हाँ सर समझ गया, हाँ सर। समझ गया। अच्छा, अब एक बार और देखो, कैच करने के बाद फिर बी थ्रो किया बॉल को, है ना? हाँ तो आफ्टर फर्स्ट थ्रो क्या होगा, अब ये समझो। तो यहां से तुमको अंदाजा लग जाएगा। अब आफ्टर फर्स्ट थ्रो, तो देखो थ्रो करने से पहले मोमेंटम था बी और बॉल का, आई मीन ऐसे समझो, बॉल प्लस बी, ये दोनों 5/11 से पीछे जा रहे थे ना? हाँ सर। अब ये बॉल को इधर थ्रो कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये जो बी है ये पीछे जाएगा कुछ स्पीड से, मान लो v स्पीड से। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा, देखना, 44 इंटू 5/11 इज इक्वल टू 40 इंटू v माइनस 5 इंटू 4, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर, समझ गए। यस सर, हाँ। तो 40v इज इक्वल टू 20 प्लस 20 40, तो v हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अब समझो इस बात को, यानी कि एक बार बॉल कैच करके एक बार थ्रो करने के बाद 1 मीटर पर सेकेंड से इसका स्पीड बढ़ा। हाँ अब ये 5 बार बॉल कैच किया है और 5 बार थ्रो किया है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर 5। सेकेंड हो जाएगी। 5, हाँ सर। है बी का आंसर, एक बार चेक करो तो। हाँ सर है वही। आया समझ में? हाँ सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये इस बुक का। Hence, after 5 throw, a speed of b is equal to 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी आंसर हो गया सी पार्ट का। हाँ सर, हो गया। अच्छा, डी पार्ट, हाउ मेनी टाइम्स ए रोल द बॉल। तो देखो, ऐसा करते करते ए की स्पीड जब बॉल के स्पीड से ज्यादा हो जाएगी तो वो दोबारा बॉल को कभी कैच नहीं कर पाएगा, हाँ सर। है ना?
और हाँ बॉल की स्पीड तो फिक्स है 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ सर yes, और ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा कितनी बार होगा, मतलब कितने ट्रिप के बाद होगा? सर 6 ना 6 हाँ सर 6 के बाद होता है। 6 ट्रिप हाँ, तो 6 बार वो कैच करेगा। देखो, 5th के बाद इसकी स्पीड 5 से कम है, तो इसका मतलब है ये नहीं नहीं, रुको रुको, सर 5 तक उसका वो 5 कुछ 4 पॉइंट समथिंग हो रहा है 5 तो में फिर वो कैच हाँ किया, सर तो हाँ 5 सर के 6 बाद नहीं जब कैच थ्रो कर पाएगा। करेगा, 5 के बाद जब थ्रो करेगा तो उसके पास स्पीड अब 5 से ज्यादा हो जाएगी, हाँ सर है ना? हाँ सर यानी कि टोटल ये कितनी बार बॉल को थ्रो किया? 6 बार। 6 बार। 6 हाँ बार सर हाँ सर आया समझ में? यस सर यस हाँ सर। सर तो इसका आंसर होगा 6। Where is the center of mass of A plus B plus ball at the end of nth trip? वही रहेगा जहां था, कोई चेंज नहीं होगा, है ना? ई डिस्टेंस अपार्ट है, 40-40 केजी का है, और 4 केजी का बॉल है ए के हाथ में, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकल जाएगा ना, हाँ सर वहीं पर रहेगा। समझे कुछ? यस सर। तो इसको लॉजिकली समझ के जरा लिख लो। एक सेकंड, तब तक मैं आए का क्वेश्चन करूंगा इसके लिए। तो 38 था ये ना, 38 हो गया, 44, 46। आप लोग इसको नोटबुक में लॉजिक लिखते चलो लॉजिकली, तब तक मैं आए के क्वेश्चन लेता हूँ 44, 46।
हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। A ball falls on inclined plane of inclination theta from a height h above the point of impact and make a perfectly elastic collision. Where will it hit the plane again? अच्छा, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, इसमें h हाइट से एक बॉल आकर यहाँ गिरा, तो इसकी वेलोसिटी इधर अंडर रूट 2gh होगी, हाँ या ना? हाँ बिफोर Yes, कोलिजन sir. वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होगी। ये वाला जो लाइन होगा ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, हाँ सर। यस। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की ओर। सब ध्यान से सुनो, अंडर रूट 2gh cos थीटा होगा हाँ सर। और इधर की ओर अंडर रूट 2gh sin थीटा होगा। होगा ऐसा? यस सर। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता तो ये वेलोसिटी इसको वापस मिल जाता e टाइम्स अंडर रूट 2gh cos थीटा, और परफेक्टली इलास्टिक है तो ये अंडर रूट 2gh cos थीटा इधर मिलेगा, सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हाँ हाँ तो फाइनली ये यहाँ जाकर कहीं गिरेगा, यही डिस्टेंस मुझे ढूंढना है। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। नहीं सर। तो अब मैं समझने के लिए इसको एक्स एक्सिस लिख देता हूँ, जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में किया होगा, इसको वाई एक्सिस लिख देता हूँ। तो क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स इज अंडर रूट 2gh sin थीटा, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स g sin थीटा, हाँ या ना? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स इज x, जो कि हमें ढूंढना है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y अंडर रूट 2gh cos थीटा, एक्सीलरेशन अलोंग y माइनस g cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लो, अब एक लाइन का क्वेश्चन बचा।
हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। तो देखो टाइम कहाँ से मिलेगा? तो 0 इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AY इंटू T² मिलेगा यहाँ से टाइम। हाँ सर। तो टाइम हो गया -2 इंटू UY अपॉन AY, that is -2 into √2GH cos theta upon AY, that is -G cos theta होगा। सर रूट आएगा ना? मारूंगा बस। नहीं सर, नहीं सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 √2H अपॉन G। ये टाइम हो गया। इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, that is UX into T प्लस हाफ AX into T² होगा। हाँ सर। So √2GH sin theta into T, that is 2 times √2H by G plus half AX is G sin theta and T² is 4 into 2H by G। ये 2 गया, ये G गया। यहाँ पर ये रूट के अंदर G, ये रूट के अंदर G गया। 2H और 2H मिला के 4H sin थीटा हो गया। हाँ सर। और ये भी हो गया 4H sin थीटा। तो दोनों मिला के 8H sin थीटा हो गया। देखो तो है आंसर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। रिमेनिंग सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्या सर? नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग जितने क्वेश्चन है SCV के सब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है? ओके सर। साथ में रिमेनिंग डाउट करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक है वेरिएबल मार्क सिस्टम, उसका एक ही क्वेश्चन है SC वर्मा में, तो वो सिखा भी दूंगा और अलग से भी 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा उसका। हाँ सर। ओके सर। चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर।